नमस्ते बच्चों। आज हम विज्ञान का नवा लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे आनुवंशिकता। तो जनक से संतति में विभिन्न लक्षणों की वंशागति को आनुवंशिकता कहते हैं। यानी जो जनक पीढ़ी होती है उस जनक पीढ़ी से विभिन्न प्रकार के जो लक्षण होते हैं वो संतति में यानी उनकी संतान में जाने की जो होती है विधि होती है प्रोसेस होती है उसी को क्या कहते हैं आनुवंशिकता कहते हैं। तो दूसरा टॉपिक है वंशागत लक्षण। ऐसे लक्षण जो जनक से संतति में आते हैं उन्हें वंशागत लक्षण कहते हैं। यानी जो जनक से अपने माता पिता से अपनी संतान में आ जाते हैं उन लक्षणों को हम वंशागत लक्षण कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया के छोटे से गांव में गरीब किसान के परिवार में हुआ था। इन्होंने गणित तथा विज्ञान की शिक्षा वियना में प्राप्त की थी और इन्होंने मटर का जो पौधा है उस पर वंशागति के प्रयोग किए और वंशागति के नियम बनाए। मेंडल के वंशागति के नियम। तो मेंडल की जो वंशागति के नियम थे वो 3 नियम थे। पहला नियम आनुवंशिकता का प्रथम नियम प्रभाविकता का नियम कहलाता है। एक लक्षण के लिए 2 शुद्ध एवं युग्म विकल्पी लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस कराया जाए यानी संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उनको प्रभावी लक्षण कहते हैं और जो लक्षण दिखाई नहीं देते उनको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है 2 विपरीत लक्षण वाले 2 शुद्ध युग्म विकल्पीय लक्षण होते हैं उनका आपस में क्रॉस कराया जाता है तो अगली पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हो जाता है उसको हम प्रभावी लक्षण कहेंगे और जो लक्षण जो प्रकट नहीं होता उसको हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब देखिए आगे आनुवंशिकता का दूसरा नियम जिसका नाम है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। जब विपर्यासी लक्षण वाले पौधों में संकरण कराया जाता है, विपर्यासी का मतलब अलग अलग लक्षण जैसे एक लंबा और एक बौना, उन पौधों में संकरण कराया जाता है तो वे संतति में पृथक पृथक होकर अपने आप को प्रकट कर देते हैं। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। यहाँ देखिए 2 युग्म विकल्पी हैं, एक तो टी और स्मॉल टी और यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो इनका आपस में क्रॉस यहाँ से इसके 2 युग्मक मिलेंगे तो इसका एक टी बड़ा वाला टी और ये छोटा टी और इसका कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी, फिर इनमें आपस में क्रॉस होगा तो एक इसका ये बड़ा टी और इसका ये बड़ा वाला टी और ये बड़ा वाला टी और ये वाला छोटा टी और इसके बाद में ये छोटा टी और ये वाला छोटा टी और ये बड़ा टी यानी टी को पहले लिखेंगे छोटे टी को बाद में लिखेंगे और ये छोटा टी और यहाँ पर छोटा टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिलेगा वो शुद्ध लंबा है, इसमें दोनों कैपिटल टी है तो शुद्ध लंबा होगा और यहाँ पर 2 लक्षण प्रकट हो रहे हैं, एक तो लंबापन और बौनापन, लेकिन दिखाई देने वाला लक्षण जो पौधा उगेगा वो लंबा उगेगा और यहाँ पर भी लंबा है ना और यहाँ पे बौना उगेगा। यानी कि 2 पौधों में हम संकरण कराते हैं जिनके लक्षण कौन से दोनों के लक्षण कौन से देखिए इसको इस प्रकार से समझिए। 2 युग्म विकल्पी है जो समयुग्म जी है, समयुग्म जी का मतलब इसमें दोनों टी है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों स्मॉल टी है। ये देखने से ये लंबे हैं और ये छोटे हैं, ये लंबे मटर के पौधे हैं जैसे ये लंबे मटर के पौधे हैं और ये छोटे मटर के पौधे हैं। तो अपन को 2 लक्षण दिखा दे रहे हैं, एक तो लंबापन और एक बौनापन। अगर इनमें अपन क्रॉस कराते हैं, क्रॉस कराने के बाद में जो पीढ़ी उत्पन्न होगी वो सारे लंबे होंगे। ठीक है, अब इसमें सारे के सारे पौधे लंबे हैं, इसमें अब देखो इसमें सारे लंबे आ गए तो जो बौनापन वाला गुण है ना इसके अंदर क्या हो गया, विलुप्त हो गया। अब देखिए आगे जब इनके मध्य आपस में क्रॉस कराते हैं तो कुछ पौधे तो लंबे होते हैं कुछ बौने होते हैं। ठीक है, तो उनमें दोनों ही प्रकार के पौधे हैं जो जिसको अपन एक तो संकरित बोलेंगे और एक शुद्ध लंबा होगा और एक शुद्ध बौना होगा और एक संकरित आ जाएगा। तो यहाँ पर ये संकरित है, ये वाला संकरित है और ये संकरित है। इसमें लंबापन दिखाई देता है और जो बौनापन है ना वो इसमें प्रकट नहीं होता, वो अप्रभावी लक्षण होता है। और यहाँ पे इसमें लक्षण प्रकट हो गया तो ये शुद्ध बौना प्राप्त होता है।
अब इसका लक्षण प्रारूप देखें तो जो लक्षण का मतलब होता है कि यहाँ पे देखने से बाहरी रूप से हम देख ले और उनको जो बाहरी रूप से जो लक्षण हमको दिखाई देते हैं वो लक्षण प्रारूप में है। तो यहाँ पे लंबापन, ये लंबापन तो लंबे लंबे कितने, 1 2 3, 3 गुणन जो 3 पौधे हैं वो लंबे हैं, एक पौधा बौना है, तो लक्षण प्रारूप में बाहरी प्रतीति होती है। तो यहाँ पर जो 3 और 1 इसका अनुपात आएगा। जीन प्रारूप इसमें जीनों से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर इसका तो हो जाएगा 1 और 2 हो गए संग्रहित, ये एक जैसे 2 है और इसका हो जाएगा 1। अब आगे देखिए आनुवंशिकता का तीसरा नियम, इसका दूसरा नाम होता है स्वतंत्र अपविवाहन का नियम। 2 युग्म विकल्पी लक्षणों वाले पौधों में द्विसंकर संकरण कराया जाता है तो युग्मकों के लक्षणों की स्वतंत्र रूप से अदला बदली हो जाती है। इनमें प्रत्येक लक्षण अन्य लक्षण से स्वतंत्र होता है, इसे स्वतंत्र अपविवाहन का नियम कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, 2 युग्म विकल्पी लक्षण यानी 2 लक्षण होने चाहिए। जैसे इसके अंदर 2 लक्षण दे रखे हैं तो इनमें आपस में क्रॉस कराया जाता है। तो देखो यहाँ पे राउंड यानी गोल, यहाँ पे गोल है, ये झुर्रीदार है ना, और ये लंबे हैं और ये बौने हैं, इनमें आपस में क्रॉस कराते हैं। तो क्रॉस कराएंगे ना, तो इस प्रकार से जो लक्षण प्राप्त होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, स्वतंत्र अपविवाहन का नियम कहते हैं। यानी इनके जो ये युग्मक है ये इनसे पृथक हो जाएंगे, हो जाएंगे, यानी एक की उपस्थिति का एक की दोनों में आपस में इनमें मेल नहीं होगा, दोनों स्वतंत्र रूप से वापस अलग अलग हो जाएंगे। यदि इनमें स्वपरागण होता है तो F2PD के जो लक्षण प्रारूप है वो 9 3 3 1 के अनुपात में प्राप्त होगा और जीन प्रारूप इसका हो जाएगा 1:1 2:4:2 और 1:1। अब आगे है लिंग गुणसूत्र। ऐसे गुणसूत्र जो किसी जीव के लिंग का निर्धारण करते हैं लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। और लिंग का अर्थ होता है यहाँ पे नर या मादा होता है। मनुष्य में नर में XY होता है और मादा में XX गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, नर में XY गुणसूत्र और मादा में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे है उपार्जित लक्षण। वे लक्षण जिनको कोई जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। ये वंशानुगत नहीं होते, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये गमन नहीं करते हैं। अब आगे है आनुवांशिक लक्षण। वे लक्षण जो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आते हैं तथा अगली पीढ़ी में चले जाते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। यानी जनक से संतान में आएंगे और संतान से उसकी संतान में चले जाएंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी से तीसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसे लक्षणों को क्या कहेंगे, हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अब आगे देखिए वर्गीकरण। समान लक्षणों वाले जीवों को एक समूह में रखना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। समान लक्षणों वाले जीवों को एक समूह में बांट दे तो क्या कहलाता है, वर्गीकरण। जीवाश्म मृत जीव होते हैं, जो जीव मर जाते हैं वो मिट्टी में दब जाने के बाद में मिट्टी कठोर हो जाती है और उस मिट्टी में उसकी छाप बन जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, जीवाश्म कहा जाता है। यानी जब जीव मर जाता है तो मिट्टी में दब जाएगा और मिट्टी कठोर हो जाएगी और कठोर होने के बाद में उस दबे हुए जीव की वहाँ पर छाप बनेगी, उस छाप को क्या कहेंगे, जीवाश्म। अब आगे देखिए समझात अंग। वे अंग जिनकी मूलभूत संरचना तथा उत्पत्ति समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग होने के कारण बाहरी संरचना भिन्न भिन्न होती है, समझात अंग कहलाते हैं। यानी वे अंग जिनकी मूलभूत संरचना तो समान होती है, मूलभूत संरचना समान होती है और उनकी उत्पत्ति भी समान होती है, मूलभूत संरचना भी समान होती है, लेकिन कार्य अलग होता है और कार्य अलग होने के कारण उनकी जो बाहर की संरचना है वो अलग हो जाती है ना। इसे क्या कहते हैं, समझात अंग कहते हैं। जैसे मानव के हाथ, घोड़े के अग्रपात और पक्षी के पंख और व्हेल के फ्लिपर, ये सब अलग अलग डिजाइन के हैं। पक्षी के पंख अलग टाइप के होते हैं, इंसान के जो हाथ होते हैं अलग टाइप के होते हैं, घोड़े का पैर अलग टाइप का होता है और व्हेल के फ्लिपर भी अलग टाइप का होता है। ठीक है, लेकिन इनकी अंदर की संरचना देखें तो देखिए आप, इनकी सबकी संरचना एक जैसी है। मेंढक की संरचना भी देख लो आप, जो मेंढक होता है उसकी मेंढक के जो संरचना में देखिए आप, इस जो पैर होता है उसका पंजा होता है इस प्रकार का होता है, छिपकली का भी इसका जैसा है, पक्षी का भी इसका जैसा है और मानव का हाथ भी देखो ऐसे है। तो इनमें एक जैसे हैं ये सारे,
मूल संरचना में तो एक जैसे हैं अंदर की बनावट तो, लेकिन सब बाहरी संरचना इनकी अलग अलग है, इसलिए ये समजात अंग है। अब आगे देखते हैं। इन सभी अंगों की मूल संरचना समान होती है और इन सब में ह्यूमरस, रेडियो, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस और अंगुलास्थिया पाई जाती है। इन सब के कार्य अलग अलग है। मनुष्य के हाथ वजन उठाते हैं और घोड़े के अगर पाद उसको दौड़ने में सहायता करते हैं और पक्षी के जो पंख होते हैं उसको उड़ने में सहायता करते हैं। समरूप अंग वे अंग जिनके कार्य समान होते हैं लेकिन उनकी मूल संरचना अलग अलग होती है। कार्य समान होंगे, मूल संरचना अलग अलग होती है। फिर बोल रहा हूँ, वे अंग जिनके कार्य तो समान होते हैं और उनकी जो मूल संरचना है वो अलग अलग होती है, उनको क्या कहते हैं? समरूप अंग कहते हैं। तो यहाँ पे चमगादड़ और पक्षी इन दोनों के पंखों का काम उड़ना है, ठीक है, तो ये उड़ाने में सहायता करते हैं। तो ये पंख इसकी पक्षियों की मदद करता है उड़ने में। चमगादड़ का पंख भी उड़ने में सहायक होता है, पक्षी का पंख भी उड़ने में सहायक होता है। लेकिन इनकी संरचना देखिए आप, बिल्कुल आपको अलग ही दिखेगी, इसलिए इनकी संरचना तो अलग होती है और कार्य समान है, तो ये समरूप अंग है। अब है फॉसिल डेटिंग। फॉसिल डेटिंग जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने की एक टेक्निक है, विधि है। फॉसिल डेटिंग क्या है? जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने की विधि है और इस विधि में जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। हेकल का पुनरावर्तन सिद्धांत क्या है? क्वेश्चन देखिए, हेकल का पुनरावर्तन सिद्धांत क्या है? प्रत्येक जीव अपने भ्रूणीय परिवर्तन में अपने जातिवर्त को दोहराता है। अपने भ्रूणीय परिवर्तन में क्या करता है? अपने जातिवर्त को दोहराता है। ये इसका हेकल का पुनरावर्तन सिद्धांत है। प्रत्येक जीव अपने भ्रूणीय परिवर्तन में अपने जातिवर्त को दोहराता है। अब है अवशेषी अंग। देखिए, वे अंग जो हमारे शरीर में अनुपयोगी है लेकिन हमारे पूर्वजों में किसी समय काम में आते थे, लेकिन अब काम में नहीं आते, अब वे अवशेष के रूप में है। ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। प्रमुख अवशेषी अंग हमारे शरीर में पाए जाते हैं, एक वर्मी रूप अपेंडिक्स और आंखों के निवेशक पटल और पूंछ का शेरुक। ये सब क्या है? अवशेषी अंगों में आते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे। थैंक्स।